हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगन इंग्लिश विद गौरव। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों को कठिनाई होती होगी इंग्लिश बोलने में और समझने में, और यहाँ तक कि आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत गिरा हुआ होता होगा उन लोगों के सामने जो आपसे इंग्लिश में बात करते हैं। जब भी आप कहीं पर जाते हैं, कोई सेमिनार पर जाते हैं या किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं या किसी कॉलेज में जाते हैं, तो इंग्लिश का अभाव आपके अंदर ही अंदर संकोच की भावना दिलवाता होगा। अगर आप आज भी इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर एक दृढ़ शक्ति है आगे बढ़ने की और अपने को बेहतर दिखाने की। आपको सही और आसान तरीके से मैं इंग्लिश बोलना और समझना सिखा दूंगा दोस्तों, जो आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। दोस्तों, मेरी इसमें आपसे बस छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस लैंग्वेज को 10 से 15 मिनट के लिए डेली प्रैक्टिस कीजिए और आप अपने आप लाइफ में फ़र्क देखने लग जाएंगे। तो चलिए, आज की स्टोरी के थ्रू कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज को और बेहतर बनाते हैं। रवि एक छोटा लड़का था। पहले इसे समझते हैं दोस्तों। रवि रवि लड़के का नाम है और ये सब्जेक्ट भी है दोस्तों। वॉज मतलब था, अ मतलब लिटिल मतलब छोटा, लड़का मतलब बॉय। रवि एक छोटा लड़का था जो जो का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर हु बोलते हैं जिसे, जिसका सपना शिक्षक बनने का था। हु मतलब जिसका, ड्रीम्ड ऑफ मतलब सपना देखता था। ड्रीम मतलब सपना देखना, ड्रीम्ड ऑफ का मतलब सपना देखता था। किसका सपना देखता था? बिकमिंग मतलब बनने का, अ टीचर मतलब एक शिक्षक। तो इसे पूरा समझते हैं दोस्तों। रवि वॉज अ लिटिल बॉय। रवि एक छोटा लड़का था जो शिक्षक बनने का सपना देखता था, या जो सपना देखता था बनने का, टीचर या शिक्षक बनने का सपना देखता था। दोस्तों, रवि यहाँ पर सब्जेक्ट इसलिए है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ। दोस्तों, कोई भी वाक्य है, उसकी जो हाईलाइट होती है, वो हमें वही हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे रवि के बिना ये वाक्य अधूरा है। वॉज अ लिटिल बॉय, हु वॉज अ लिटिल बॉय, हमें ये बताना पड़ेगा कि रवि वॉज अ लिटिल बॉय या सुनीता वॉज अ लिटिल गर्ल। तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पर हम किसको दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर रवि एक इसीलिए सब्जेक्ट है कि रवि की बात हो रही है। उसका परिवार गरीब था और उसकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकता था। हिज मतलब उसका, फैमिली मतलब परिवार, वॉज मतलब था, पुअर मतलब गरीब। उसका परिवार गरीब था, एंड मतलब और, दे मतलब वे या वो, कुड नॉट पे का मतलब होता है खर्चा पढ़ाई का। पे का मतलब खर्च करना या देना, पैसे देना। कुड नॉट पे का मतलब खर्च नहीं दे सके। कुड का मतलब हम पास्ट टेंस के लिए करते हैं दोस्तों, और कैन का हम प्रेजेंट के लिए करते हैं। कैन प्रेजेंट है तो कुड पास्ट है, जिसका मतलब होता है सकता, सकना। तो कुड नॉट पे का मतलब होता है खर्च नहीं कर सके, कर सके या कर कर पाए। तो इस तरह इसका सेंटेंस निकलेगा दोस्तों। हिज फैमिली वॉज पुअर, उसका परिवार गरीब था और वो खर्च नहीं कर सके। फॉर मतलब के लिए, हिज मतलब उसकी, एजुकेशन मतलब शिक्षा के लिए या पढ़ाई के लिए। वो उसके पढ़ाई पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सके। सके इससे आ गया, और खर्च का मतलब हो गया पे। तो कुड नॉट का मतलब नहीं सके, वो उसकी एजुकेशन या उसकी शिक्षा का खर्च नहीं उठा सके। रवि ने हार नहीं मानी। रवि डिड नॉट, ये एक ही वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब होता है नहीं। ये हम पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं। जैसे डू नॉट हम प्रेजेंट के लिए करते हैं, उसी तरह डू नॉट को हम पास्ट के लिए यूज जब करते हैं तो डिड नॉट लगाते हैं। तो डिड नॉट का मतलब होता है नहीं, और डिड नॉट के संग हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। गिव अप यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, जिसका मतलब है हार मानना। लेकिन डिड नॉट लगाया तो इसका मतलब हो जाएगा हार नहीं माना। तो डिड नॉट हमने पास्ट के लिए यूज किया है और डिड नॉट के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया है। मतलब ये पूरा सेंटेंस पास्ट की बात कर रहा है। रवि ने हार नहीं मानी। तो हार नहीं मानी मतलब ये तो दिखा रहा है कि पास्ट की बात हो रही है। तो रवि ने हार नहीं मानी थी। रवि डिड नॉट गिव अप, रवि ने हार नहीं मानी। डिड नॉट का मतलब नहीं, गिव अप का मतलब हार मानना। तो नहीं मानी थी, डिड नॉट का मतलब नहीं मानी थी। रवि डिड नॉट गिव अप। वो रात में एक दुकान पर काम करने लगा। ही मतलब वो, स्टार्टेड मतलब शुरू करना, वर्किंग मतलब काम करना। तो काम करना शुरू करने लगा। ये हम इसको सिंपल भाषा में बोलेंगे दोस्तों, वो काम करने लगा। यहाँ पर स्टार्टेड वर्किंग का मतलब काम करना शुरू करने लग गया था। अगर हम इसे वाक्य में बोलेंगे तो हम इसे ऐसे बोलेंगे, वो काम करने लग गया था एट नाइट मतलब रात को। रात के साथ आप एट ही लगाएंगे दोस्तों, हमेशा ये याद रखना। इन, ऑन, इनटू preposition कुछ नहीं लगेगी, सिर्फ एट लगेगी। एट नाइट रात को या रात में। इन मतलब मैं, अ मतलब छोटा, शॉप मतलब दुकान। तो इसे समझते हैं।
रवि ने हार नहीं मानी। रवि डिड नॉट गिव अप। वो रात में एक दुकान पर काम करने लगा। वो रात में एक दुकान पर काम करना शुरू किया या काम करने लगा। तो ही स्टार्टेड वर्किंग। स्टार्टेड वर्किंग का मतलब होता है काम शुरू करना, काम करना शुरू करना। तो वो काम करने लग गया रात में एक छोटी दुकान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो फर्श साफ करता। ही मतलब वो, क्लीन्ड मतलब साफ करता था। ये पास्ट टेंस के लिए यूज किया गया है दोस्तों। ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की, क्लीन इसकी फर्स्ट फॉर्म है। क्लीन का मतलब होता है साफ करना, क्लीन्ड का मतलब होता है साफ करता था या साफ किया। क्या साफ करता था? वो साफ करता था द फ्लोर। द फ्लोर का मतलब होता है फर्श। वो फर्श साफ करता था। अरेंज्ड सामान व्यवस्थित करता। अरेंज्ड गुड्स। गुड्स का मतलब होता है सामान, अरेंज्ड का मतलब व्यवस्थित करता था। अरेंज का मतलब व्यवस्थित करना प्रेजेंट में, और डी लगा है तो ये सेकंड फॉर्म है पास्ट टेंस की। सेकंड फॉर्म हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं। अरेंज्ड का मतलब व्यवस्थित करना, सामान व्यवस्थित करता था और ग्राहकों की मदद करता था। एंड मतलब और, हेल्प्ड मतलब मदद करता था। हेल्प का मतलब मदद करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस के लिए हेल्प्ड मतलब मदद करता था। कस्टमर्स मतलब ग्राहकों की। तो एक बार इसे आसान भाषा में शुरू से समझते हैं। वो फर्श साफ करता, सामान व्यवस्थित करता था और ग्राहकों की मदद करता था। ही क्लीन्ड द फ्लोर। वो फर्श साफ करता था। व्यवस्थित मतलब सामान व्यवस्थित करता था और कस्टमर की मदद करता था। दिन में वो स्कूल जाता और खूब पढ़ाई करता था। ड्यूरिंग द डे। डे को हम दिन बोलेंगे, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। तो दिन के दौरान या दिन में बोल सकते हैं हम सिंपल सी भाषा में। दोस्तों मैंने अक्सर आपको ये बोला है, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं मैं आपको उसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग तो बता देता हूँ, लेकिन जैसे यहाँ पर ड्यूरिंग द डे लगा है, और अगर आपको हिंदी में पता चलता है कि दिन में वो काम करता था, तो दिन में मतलब हो गया इन द डे। आप ड्यूरिंग द डे भी लगा सकते हैं, लेकिन समझने का मतलब एक ही निकलना चाहिए। शब्द आप कुछ भी लगा सकते हैं। हम किसी भी तरह से हिंदी में बात कर सकते हैं। हम हजार तरीके से एक चीज को कह सकते हैं, लेकिन उसका समझने का तरीका एक ही होगा। तो इसमें आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। इन द डे, ड्यूरिंग द डे, इन द इवनिंग टाइम। अगर मैं कह रहा हूँ ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, दौरान जो मतलब होता है ड्यूरिंग का होता है। ड्यूरिंग द डे का मतलब हो गया दिन में। तो हिंदी में अगर मैं बोलूंगा दिन में, तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सामने वाला समझ जाना चाहिए। आप जिससे अपनी बात कर रहे हैं उसको समझ में आना चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो ड्यूरिंग द डे लगा सकते हैं, इन द डे भी बोल सकते हैं। दिन के दौरान या दिन में वो स्कूल जाता और खूब पढ़ाई करता था। ही मतलब वो, वेंट मतलब जाता था। सेकंड फॉर्म यूज की गई है दोस्तों वर्ब की पास्ट टेंस के लिए। गो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। और वेंट हम डायरेक्ट पास्ट टेंस के लिए सेकंड फॉर्म हमने यूज की हुई है, जिसका मतलब है जाता था। वो जाता था। टू मतलब को, स्कूल मतलब विद्यालय को, एंड मतलब और, स्टडीड हार्ड का मतलब बहुत पढ़ाई करता था। स्टडीड का मतलब पढ़ाई करना, और इसके संग अगर हार्ड लग गया है तो इसका मतलब होता है बहुत पढ़ाई करना या बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पढ़ाई में। तो स्टडी हार्ड आप लगा सकते हैं कभी भी, जैसे आई स्टडी हार्ड एवरी डे। मैं हर दिन बहुत मेहनत करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। माई ब्रदर स्टडीज हार्ड। देखिए सब्जेक्ट के साथ आप हमेशा एस लगाएंगे। जैसे माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई मदर, माई फादर, या किसी का नाम लेके राहुल, सुनीता, पारुल, कुछ भी, तो उसके साथ सब्जेक्ट के साथ एस लगता है प्रेजेंट में। तो आई स्टडी हार्ड, माई फ्रेंड स्टडीज हार्ड, माई अंकल स्टडीज वेरी हार्ड, माई फ्रेंड गोज टू द टेम्पल। तो जब प्रेजेंट में बात होती है तो एस लगता है वर्ब के साथ। ठीक है दोस्तों। तो स्टडी हार्ड का मैंने आपको एग्जांपल बताया, ही स्टडीज हार्ड, शी स्टडीज हार्ड, वी स्टडी हार्ड, आई स्टडी हार्ड, यू स्टडी हार्ड। तो किसी में भी करते थे, हम बहुत पढ़ाई करते हैं, वो बहुत पढ़ाई करते हैं। तो इन द सिमिलर वे, उसी तरह इसका मतलब हो गया ड्यूरिंग द डे, दिन में वो स्कूल जाता था और बहुत पढ़ाई करता था, स्टडीड हार्ड। पास्ट की बात हो रही है तो स्टडीड हार्ड। कभी कभी बहुत थक जाता था। समटाइम्स का मतलब होता है दोस्तों कभी कभी। ही मतलब वो, फेल्ट मतलब महसूस करता था, वेरी मतलब बहुत, टायर्ड मतलब थका हुआ। कभी कभी वो बहुत थका हुआ महसूस करता था या बहुत थक जाता था। अब दोस्तों जैसा कि मैंने अभी पिछली एग्जांपल में आपको बताया, कभी कभी वो, जैसे हम एक वाक्य को कह रहे हैं अलग तरीके से, लेकिन सामने वाले का हमें हमारा मकसद सामने वाले को समझाना है, तो हम वर्ड को ट्विस्ट किसी भी तरह कर सकते हैं।
तो उसी तरह यहाँ पर कभी कभी बहुत थक जाता था, या कभी कभी वो बहुत थका हुआ महसूस करता था। दोनों का मतलब एक ही निकल रहा है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो ही फेल्ट, वो थका हुआ महसूस करता था और उसको थकाई लगती थी। तो ही फेल्ट वेरी टायर्ड, हम इसको उसको थकाई लगती थी भी बोल सकते हैं। वो किताब पढ़ते पढ़ते ही सो जाता था। ही मतलब वो वुड फॉल, वुड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फॉल एस्लीप का मतलब होता है सो जाना। जब भी आप बोलेंगे ना मैं सो जाता हूँ, वो सो जाता है, तो उसके साथ आप फॉल ही लगाएंगे। सोने के साथ हम फॉल लगाते हैं, फॉल एस्लीप। इसका मतलब होता है सोना, और फॉल का मतलब सो जाना। जो जाना आ रहा है फॉल के वजह से आ रहा है। जैसे आई फॉल स्लीप इन द डे, दिन में मैं सो जाता हूँ। ही फॉल्स एस्लीप, वो सो जाता है। एट नाइट, दे फॉल स्लीप एट नाइट। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। आई फॉल स्लीप वाइल वर्किंग, मैं सो जाता हूँ काम करते करते। दे फॉल एस्लीप वाइल कुकिंग द फूड, वो सो जाते हैं सब्जी पकाते पकाते, खाना पकाते पकाते। दे फॉल एस्लीप वाइल ड्राइविंग द कार, तो वो सो जाते हैं गाड़ी चलाते वक्त। तो कुछ भी आप लगा सकते हैं। फॉल एस्लीप का मतलब होता है सो जाना। मैंने आपको एग्जाम्पल के हेल्प से समझा दिया। तो ही वुड फॉल स्लीप का मतलब होता है वो सो जाता था। अब दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, वुड का यूज हम अक्सर फ्यूचर के लिए करते हैं, लेकिन हम इसका यूज पास्ट के लिए भी करते हैं। जो आप हिंदी में वाक्य को देख के समझ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है जाता था, सो जाता था। तो वुड हम पास्ट के लिए भी करते हैं, इसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। जैसे आई वुड गो टू मार्केट, मैं आई हैड सेड यस्टरडे, मैंने कहा था मैं मार्केट जाऊंगा। तो ये तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन इसको आप पास्ट टेंस के लिए भी यूज करते हैं। ही वुड फॉल एस्लीप, तो आप ये समझेंगे कैसे? आप ये हिंदी का वाक्य पढ़ के समझेंगे कि पास्ट की बात हो रही है। चलिए वुड लगा देते हैं। तो ही वुड फॉल एस्लीप, वो सो जाता था। जो था आ रहा है वुड की वजह से आ रहा है। ही वुड फॉल एस्लीप, वो सो जाता था। वाइल रीडिंग, वाइल रीडिंग का मतलब होता है पढ़ते हुए। वाइल कुकिंग मतलब खाना बनाते हुए। वाइल टॉकिंग मतलब बात करते हुए। जो वाइल आ रहा है ना, करते हुए, जाते हुए, खाते हुए, तो इसका मतलब ये होता है। वाइल टॉकिंग बात करते हुए, वाइल स्पीकिंग मतलब बात करते हुए, वाइल रीडिंग मतलब पढ़ते हुए, वाइल लर्निंग मतलब सीखते हुए, वाइल ड्राइविंग मतलब गाड़ी चलाते हुए, वाइल क्लीनिंग मतलब साफ करते हुए, वाइल वॉशिंग मतलब धोते हुए, वाइल वॉकिंग मतलब चलते हुए, वाइल लिसनिंग मतलब सुनते हुए। तो वाइल का मतलब इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ही वुड फॉल एस्लीप, वो सो जाता था। वाइल रीडिंग मतलब पढ़ते हुए। हिज मतलब अपनी किताबें। उसके दोस्त कहते कि उसे आराम करना चाहिए। हिज मतलब उसके, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, टोल्ड मतलब कहते थे, टेल का मतलब कहना, टोल्ड का मतलब पास्ट में हम यूज करते हैं सेकंड फॉर्म। उसको कहते थे, उसके दोस्त उसको कहते थे कि, दैट मतलब कि, ही मतलब उसे, शुड मतलब चाहिए, मॉडल वर्ब है दोस्तों ये। टेक रेस्ट, शुड के साथ आप फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर टेक फर्स्ट फॉर्म है, जिसका मतलब होता है लेना। तो क्या ही शुड टेक, उसे लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए? रेस्ट मतलब आराम। तो उसके दोस्त उसको बोलते थे कि उसे आराम लेना चाहिए। पर रवि कहता, बट मतलब लेकिन, रवि सेड मतलब कहता, अगर मैं अब रुक गया तो शायद अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाऊं। इफ मतलब मैं, इफ मतलब अगर, आई मतलब मैं, स्टॉप मतलब रुक जाना, नाउ मतलब अब। तो इसका मतलब हो गया अगर मैं अब रुक जा गया या रुक जाऊं, इफ आई स्टॉप नाउ, तो शायद मैं अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाऊं। आई मतलब मैं, माइट मतलब सकूं या सकना, नेवर मतलब कभी नहीं, रीच मतलब पहुंचना। तो इसका मतलब दोस्तों ये हो जाएगा आई माइट नेवर रीच, मैं पहुंच ना सकूं या मैं पहुंच नहीं सकता। माय मतलब मेरा, गोल मतलब लक्ष्य। तो इसका मतलब हो जाएगा मैं अपने लक्ष्य तक ना पहुंच सकूं। अगर मैं अभी रुक गया, इफ आई स्टॉप नाउ, आई माइट नेवर रीच माई गोल। माइट इसलिए लगाया क्योंकि दोस्तों संभावना है, इसकी जगह कैन भी लग सकता था, और माइट भी लग सकता था, और मे भी लग सकता था। लेकिन माइट और मे का एक ही मतलब होता है, और ये संभावना के लिए यूज किया जाता है। तो आई माइट नेवर रीच माई गोल, मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकूं, तो ये संभावना की बात हो रही है, सकूं आ गया इसमें। उसके शिक्षक जानते थे कि वह बहुत मेहनत करता है। हिज मतलब उसके, टीचर्स मतलब शिक्षक, न्यू मतलब जानते थे, नो का मतलब जानना, न्यू का मतलब जानते थे। सेकंड फॉर्म में पास्ट के लिए यूज की गई है। हाउ मतलब कितना, हार्ड मतलब मेहनत, ही वर्कड, तो हाउ हार्ड ही वर्कड, तो कितनी मेहनत वो करता था। वर्कड मतलब काम करना, तो वर्कड हार्ड मतलब कितना कठोर, कितना कठोर परिश्रम वो करता था।
यहाँ पर हार्ड का मतलब परिश्रम हो गया, और ही का मतलब वो वर्कड, कितना कठोर परिश्रम वो करता था। हिज टीचर्स न्यू, उसके टीचर जानते थे कि हाउ हार्ड मतलब कितना कठिन वो परिश्रम करता था, वर्कड मतलब परिश्रम करता था। वे कहते थे कि वे, ऑफन मतलब अक्सर, सैड मतलब कहते थे, सेकंड फॉर्म यूज की गई है। दैट मतलब की। ऑफन आप लगाएं ना लगाएं दोस्तों, लेकिन वाक्य में अगर आप ये लगाते हैं तो वाक्य और अच्छा बन जाता है। ऑफन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि इसका मतलब होता है अक्सर, लेकिन आप इसे नहीं भी लगाएंगे तो वाक्य पूरा हो जाता है। दे ऑफन सेड, या दे सेड, उन्होंने कहा कि अगर रवि को ज्यादा समय मिलता, रवि अगर रवि को ज्यादा समय मिलता तो वो सबसे अच्छा छात्र हो सकता था। अब दोस्तों इस सेंटेंस को आप बहुत गहराई से समझने की कोशिश करना। एडवांस वर्ड भी हैं इसमें, और ग्रामर पार्ट भी है, और बहुत लंबा सेंटेंस है। आपको अक्सर इस सेंटेंस को इस तरह से यूज करने का मौका मिलेगा, और आपको पता होना चाहिए कि इसे कैसे बोलना है। अगर रवि को ज्यादा समय मिलता तो रवि, तो वो सबसे अच्छा छात्र हो सकता था। रवि, अब देखिए हमने ये लाइन पहले बोल दी है, ये हम बाद में भी बोल सकते हैं, पहले भी बोल सकते हैं, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। रवि कुड हैव बीन, बी का मतलब है होना, बीन लगा है तो पास्ट की बात की गई है। बी का मतलब होना, और हैव बीन लगा है तो हो सकता है। तो हैव के साथ बीन लगा है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी है। तो हैव, बी का मतलब है तो होना, हैव बीन का मतलब होता। तो कुड का मतलब होता है सकता या सकना। तो क्या मतलब हुआ इसका? कुड का मतलब हो गया सकना, हैव बीन का मतलब होता। क्योंकि यहाँ पर बी का मतलब है होना, हैव बीन लगा है तो इसका मतलब पास्ट में चला गया है। तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। तो यहाँ पर हैव बीन का मतलब होता है होता। तो रवि कुड हैव बीन का मतलब हो गया हो सकता था। कुड हैव का मतलब सकता था, बी का मतलब है होना। तो इसको हम जोड़ देंगे। बी का मतलब है होना, और बी हैव बीन का मतलब है होता। तो कुड हैव का मतलब हो गया यहाँ पर सकता था, और बी का बीन का मतलब है होना। तो रवि हो सकता था वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, अच्छे, बेस्ट मतलब हो गया अच्छे विद्यार्थियों में से एक। जब भी कभी ऐसा होता है ना, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, अच्छे लड़कों में से एक, वन ऑफ द बेस्ट गर्ल्स, वन ऑफ द बेस्ट कंटेस्टेंट, वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग, अच्छे इंसानों में से एक। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं दोस्तों। वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स का मतलब हो गया अच्छे विद्यार्थियों में से एक। तो इसका मतलब दोस्तों हो गया रवि अच्छे विद्यार्थियों में से एक हो सकता था, अगर, इफ मतलब अगर, ही मतलब उसके पास, ही हैड मतलब उसके पास था, हैड का मतलब होता है उसके पास था। इफ ही हैड मोर, और टाइम मतलब समय, इफ ही हैड मोर टाइम। तो दोस्तों इसे समझते हैं, अगर उसके पास होता समय और ज्यादा, मोर का मतलब होता है और ज्यादा, टाइम का मतलब होता है समय। तो इसका मतलब हम ऐसे सेंटेंस को हम ऐसे बोलते हैं, इफ ही हैड, अगर उसके पास होता और समय, टू स्टडी मतलब पढ़ाई का, या इसकी जगह आप इफ ही हैड की जगह आप ही वुड हैव बोल देते तो वो भी सही रहता। इफ ही वुड हैव मोर टाइम टू स्टडी। तो इसकी जगह आप ये भी बोल सकते हैं इफ ही वुड हैव, या इफ ही हैड मोर टाइम टू स्टडी। अगर उसके पास और समय होता पढ़ाई का तो रवि अच्छे बच्चों में से एक हो सकता था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सेंटेंस काफी समझ में आ गया होगा, काफी हद तक आप इसे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। इसे हम एक बार और बोलते हैं, अगर रवि को ज्यादा समय मिलता, इफ रवि या ही यहाँ पर रवि के लिए लगाया गया है, इफ रवि हैड मोर टाइम टू स्टडी, अगर रवि को और समय मिलता, इफ ही हैड मोर समय और समय मिलता, तो मिलता या होता, तो हैड के वजह से आ रहा है। इफ अगर उसके पास होता और समय पढ़ाई करने का, तो रवि हो सकता था, ये बीन का मतलब होना, कुड हैव का मतलब हो सकता था, रवि हो सकता था अच्छे विद्यार्थियों में से एक। रवि ने कभी शिकायत नहीं की, रवि, नेवर मतलब कभी नहीं, कंप्लेंट मतलब शिकायत की, उसे विश्वास था कि मेहनत से जीवन बदल सकता है। ही, उसे, विश्वास मतलब बिलीव्ड मतलब विश्वास था, ही बिलीव्ड उसे विश्वास था, दैट मतलब कि, हार्डवर्क मतलब परिश्रम, कुड मतलब सकता है, चेंज मतलब बदलना, हिज मतलब उसकी,
लाइफ मतलब जिंदगी। उसे विश्वास था दैट मतलब कि हार्ड वर्क उसकी जिंदगी बदल सकता है। हार्ड वर्क मतलब मेहनत, कुड मतलब सकता है, चेंज मतलब बदलना, हिज मतलब उसकी, लाइफ मतलब जिंदगी। तो मेहनत उसकी जिंदगी बदल सकता है। कुड इसलिए लगाया दोस्तों क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। कुछ सालों बाद उसने अच्छे अंक लाकर परीक्षा पास की। आफ्टर मतलब बाद, अ मतलब अ फ्यू मतलब कुछ, ईयर्स मतलब सालों, तो कुछ सालों बाद ही मतलब उसने, पास्ड मतलब उत्तीर्ण की, ऑल मतलब सारी, हिज मतलब अपने, एग्जाम्स मतलब परीक्षाएं। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स कुछ सालों बाद उसने उत्तीर्ण की अपनी परीक्षाएं, विद मतलब के साथ, गुड मार्क्स मतलब अच्छे अंकों के साथ। कुछ सालों बाद उसने परीक्षाएं अपनी सारी उत्तीर्ण की अच्छे अंकों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके माता पिता बहुत खुश हुए। हिज मतलब उसके, पेरेंट्स मतलब माता पिता, वर मतलब थे, प्राउड ऑफ मतलब गर्व महसूस करते थे, हिम मतलब उस पे या खुश थे। हिज पेरेंट्स वर हैप्पी, आप ये भी लिख सकते हैं उसके पेरेंट्स वर हैप्पी खुश थे, या हिज पेरेंट्स वर प्राउड ऑफ हिम, उसके माता पिता उस पर गर्व करते थे। रवि की कहानी सिखाती है कि जिंदगी कठिन हो सकती है। रवीज रवि की कहानी, स्टोरी मतलब कहानी, टीचर्स मतलब सिखाती है, अस मतलब हमको, रवि की कहानी हमको सिखाती है, दैट मतलब कि, लाइफ जिंदगी, माइट मतलब सकता, बी मतलब होना, डिफिकल्ट मतलब कठिन। तो जिंदगी कठिन हो सकती है, बी का मतलब होना, माइट का मतलब सकता। मैंने आपको बताया दोस्तों, माइट में भी आप लगा सकते हैं, इसे हम संभावना के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम संभावना की बात कर रहे हैं कि जिंदगी कठिन हो सकती है, पर हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। बट मतलब पर, वी मतलब हमको, शुड मतलब चाहिए, नेवर मतलब कभी नहीं, गिव अप मतलब हार मानना। तो हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप काफ़ी नए वर्ड, काफ़ी हैवी वर्ड्स, काफ़ी एडवांस वर्ड्स और उन्हें कैसे हम सेंटेंस मेकिंग में यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम उसे कॉन्वर्सेशन में आगे जाके तब्दील कर सकते हैं, ये सब आपने सीखा होगा। और ये तभी होगा दोस्तों जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको बोलता हूँ आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए कुछ दिनों में बहुत ही आसान हो जाएगा बोलना कि कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं कॉन्वर्सेशन में। So thank you for watching my channel and please do subscribe it.